तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास बैंकिंग चैनल। आज एक और गुड न्यूज़ है। जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं कि एनआईसीएल ने अपने असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकाल दी। टोटल 500 वैकेंसीज जो हैं असिस्टेंट्स के लिए निकली हैं। तो बच्चों, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप क्लर्क करते हैं, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क, ऐसे ही एनआईसीएल में जो क्लर्क होते हैं उन्हें हम असिस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्लर्क की ही वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, डेट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ आज जानते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हम जानते आए हैं। तो आइए जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट आप 500 असिस्टेंट्स, तो मतलब वही असिस्टेंट की पोस्ट है और 500 वैकेंसीज बहुत होती है। आप पढ़ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 24 अक्टूबर से है, मतलब आज से ही शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट जो है वो है 11 नवंबर। तो बच्चों, 24 से लेके 11 तक आप इसका एग्जाम जो फिल है कर सकते हो आप एप्लीकेशन को। और पेमेंट की जो बात है वो है 24 से 11 के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने आज ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया फिल, तो आप लास्ट 11 तक भी रजिस्ट्रेशन की फीस को फिल कर सकते हो। तो उसमें भी आपको अलाउड है कि आप 11 तारीख को फीस सबमिट करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरा तो आज ही आपको फीस भरनी है, नहीं। अगर पहले एग्जाम की बात करें तो पहला एग्जाम आपका 30 नवंबर को होगा। पहला एग्जाम मतलब जो प्री एग्जाम आपके होते हैं वो 30 नवंबर को आपका है। तो मतलब बहुत जल्दी ही डेट्स हैं एग्जाम की, तो नजदीक ही है आपका एग्जाम भी। अगर हम मेंस की बात करें या सेकंड फेज की बात करें तो वो आपका 28 दिसंबर का है। तो मतलब प्री और मेंस के बीच में एक महीने का गैप है, तो काफी अच्छा गैप है। अगर आपको पता है प्री से निकलने के बाद कि आपका मेंस है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि एक महीने का आप टाइम लेके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए आगे समझते हैं। देखो, असिस्टेंट की अगर जॉब है तो स्टेट वाइज अलग से निकलेंगी, राइट। सो असिस्टेंट की जॉब आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लो स्लो जाऊंगा, आप पॉज करना और अपने हिसाब से आप देखते चलना कि आपके स्टेट में या आपके एरिया में कितनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इसको यहाँ पर पॉज करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है। और यू आर मतलब अनरिजर्व या फिर आप जनरल बोल सकते हो, एंड बाकी हमारी जो कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया है। तो नेशनलिटी जो है हमारी इंडियन होनी चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए, या तिब्बतिन रिफ्यूजी। ठीक है। कुछ ऐसा होना चाहिए। और अगर हम एज की बात करें तो एज की बात यहाँ पर बच्चों 21 से 30 तक के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। और ये कैलकुलेट किस डेट पे हो रही है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये कैलकुलेट हो रही है। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो 2 अक्टूबर 1994 से पहले बॉर्न ना हो और 1 अक्टूबर 2003 के बाद में बॉर्न ना हो। ठीक है, इन डेट्स को मिला के ही है। मतलब अगर आप इन डेट्स को भी मतलब अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अवेलेबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है। चलिए, अब आगे रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। आपको पता ही है कि हर कैटेगरी में अलग अलग रिलैक्सेशन हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि एससी एंड एसटी के लिए 5 ईयर्स हैं। अदर ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर्स, उनको 3 साल का मिलेगा। और अगर क्रीमी लेयर है तो आप जनरल में ही माने जाएंगे। तो मतलब आप ओबीसी में होके भी आप जनरल में ही रहने वाले। बाकी सब आप पढ़ लेना यहाँ पर कि क्या क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी। आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन एक डेट है जिस डेट तक आपकी क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो वो है 1 अक्टूबर 2024। ठीक है। तो अगर आपके पास 1 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर खत्म हो जाती है अगर आपका रिजल्ट इसके बाद आता है। इससे पहले पहले आ जाता है तो इट इज गुड। ठीक है। चलिए, ये आपके लिए जानना जरूरी था। और पर्सन विद बेंचमार्क ये सब आप देख लेना यहाँ पर, जिसका भी जैसे भी यहाँ पर है। और आगे हम बात करते हैं कि अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ओबीसी वाले है। जैसे एक ओबीसी की भी कैटेगरी बता देता हूँ कि ओबीसी में क्या है आपके पास कि जो नॉन क्रीमी है वही एप्लीकेबल है। अगर क्रीमी लेयर में तो आप जनरल में ही आओगे और आपके लिए कोई भी, आप उसमें नहीं आ पाओगे कि कट ऑफ जैसे आपकी जनरल की ही मानी जाएगी, फिर आप ओबीसी में गिनती नहीं होगी आपकी। ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने कुछ बताया है कि ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस दोज हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख, अगर 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हो। ठीक है। तो ये सब आप एक बार चेक कर लेना। एंड देन आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हैं उसमें। अब क्या होगा, आपका एग्जाम का प्रोसेस समझ लेते हैं कि एग्जाम का प्रोसेस कैसे है। तो आपका सबसे पहले प्री होगा, जैसे आपका बैंकिंग में प्री होता है कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। तो ये आपके यहाँ पर गिवन है, आप देख पा रहे होगे इसको।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश 30-30, 35-35 रीजनिंग एंड क्वांट्स का भी 35 और 35, तो मतलब यही 60 मिनट 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, जैसे आपका प्री का एग्जाम होता है बैंकिंग का, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब मेंस की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो मेंस में वो बच्चे जाएंगे जो पहला प्री को क्वालिफाई करेंगे। तो प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मेंस में जाते हो। मेंस में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। जनरल अवेयरनेस से मतलब है करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस का थोड़ा सा पोर्शन। तो ये आप देख सकते हो कि 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स, और टाइमिंग आप देख सकते हो कि हर सेक्शन की अलग अलग टाइम है, ठीक है। तो हर सेक्शन का अलग अलग टाइम है, तो 2 घंटे का आपका ये पूरा प्रॉपर फेज 2 जो है एग्जाम, वो 2 घंटे का आपका होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही इसको क्वालिफाई करते हो, तो कुछ एग्जाम्स में डेस्क्रिप्टिव होता है, जैसे पीओ और एओ के एग्जाम में, बट इसमें कोई डेस्क्रिप्टिव नहीं है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। तो जिसकी इंग्लिश वीक है या डेस्क्रिप्टिव लिखने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर कोई भी डेस्क्रिप्टिव आपके लिए नहीं है। तो आप जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हो, आप आगे प्रोसेस में चले जाते हो। अब एक सीन पड़ता है यहाँ पर कि जैसे आप के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही एग्जाम को क्लियर करते हो मेंस के, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बस क्वालिफाई करना, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होते। तो आप जैसे ही उसको क्वालिफाई करते हो, तो आपके आगे के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अब इसका मैटर ये है कि जैसे लेट सपोज कि कोई बच्चा हरियाणा से है और उसने केरल में फॉर्म भर दिया, तो उसकी पोस्टिंग भी केरल में ही होगी बच्चों, ठीक है। तो अब उसको केरल की लैंग्वेज आनी चाहिए कि लोकल पर्सन से अगर उसको कम्युनिकेशन करना है, तो वो कैसे करेगा, लोकल लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, और उसका जो टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो वो बस आपको करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी आपकी, कि अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। जो भी आपके एग्जाम कॉल लेटर पे रिपोर्टिंग टाइम होगा, आपको उसी के हिसाब से वहां पर पहुंचना है टाइम से, एंड देन अगर आप नहीं पहुंचते तो आपको वो अलाउड नहीं करेंगे आगे अंदर आने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे भी गिवन है, हाँ यस, कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। तो अगर आप वो नहीं करते को, द रीजनल लैंग्वेज, ये आप पढ़ पा रहे हो अगर यहाँ पर बच्चे देखो, द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो स्कोर्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। मतलब इसके लिए कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपको ये क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको गिवन है कि आपको कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं या यूज होंगे आपके। अब एग्जाम सेंटर्स देख लो आप बच्चों एक बार, कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पर सेंटर होंगे जो आपके लिए सुटेबल हैं। तो आप यहाँ पर पॉज करके आप देख सकते हो कि कौन से सेंटर्स आपके एरिया में मिल रहे हैं आपको या अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम फिल कर सकते हो कि आपके घर से क्या पास है क्या नहीं। फेज 2 के भी इन्होंने सेंटर्स दिए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फेज 2 के सबसे कम है, मतलब हर स्टेट से सिर्फ एक ही है, जैसे हैदराबाद है, असम का गुवाहाटी है, पटना बिहार से, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ रायपुर। मतलब मोस्टली अगर आप देखो तो स्टेट की कैपिटल्स में ही उनका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। सो ये आपके मेंस के सेंटर्स हैं, तो आप इनमें भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना फीस की जो बात करें अगर, तो देखो SC ST अपने जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपीज़, एंड जो अदर कैटेगरीज हैं ऑल कैंडिडेट्स, मतलब अपना अपना जनरल मान लो, आप OBC मान लो, तो 850 रुपीज़ उसकी फ़ी है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ी है। आप हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेना कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या, फोटो का जो जैसे होता ही है हर बार कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, तो वो मेंशन है। और सिग्नेचर वाइट पेपर पे हो, ब्लैक इंक के साथ हो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वाइट पेपर पे हो, ब्लैक या ब्लू इंक के साथ हो, ठीक है। और ये आपको लिखना होता है, जैसे कि ये जो बताया गया है यहाँ पर टेक्स्ट, ये आपको हैंड डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है, और इसको भी आपको अपलोड करना ही होता है बच्चों। तो ये आपको करना ही है, मैंडेटरी है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरने के बाद फिर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, और पेमेंट आपको पता ही है ऑनलाइन कर सकते हो आप, ठीक है, और किसी भी थ्रू से। अब एक चीज सिर्फ यहाँ पर कर लेते हैं कि सैलरी का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सैलरी आई गेस 35 to 40 के अराउंड होती है। एक बार चेक कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में कुछ मेंशन है या नहीं है। सो देखते हैं, चलो आओ। बेनिफिट्स, यस बेनिफिट्स ये रहे। सो अगर यहाँ पर सैलरी की बात करें तो बच्चों ये रही सैलरी, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है अप्रोक्सीमेटली 39,000 पर मंथ इन द इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी अगर कोई है, मेट्रो सिटी मतलब कोई बढ़िया सिटी, तो उसमें 39,000 है। तो अगर आप सिटी टू सिटी देखें तो थोड़ी सी वेरी करेगी आपकी जो पर्क्स होंगे, जो अलाउंसेस होंगे, वो सिटी टू सिटी आपके
मैटर करते हैं। तो हो सकता है कि देखो 39 आपको बताई गई है, तो हो सकता है 35 तो मिनिमम आपको मिलने ही वाली है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं हो, किसी और सिटी में हो, तो 35,000 तो आपको मिनिमम वहाँ पर मिलने वाले। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप असिस्टेंट की बात करें 35,000 ये स्टार्टिंग है, ठीक है। ये आपके प्रोबेशन टाइम में ही आपको मिलने वाली है। सो आगे जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है इसमें मेजर, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जानने के लिए। और एक बात आपको एक और बता दूं जो आपके लिए शायद आपको बेनिफिट दे, मैं आपको डेट्स दिखाता हूं एक बार। अगर यहाँ पर यस डेट्स अगर अवेलेबल है तो देखो, पहला जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को है, और अकॉर्डिंग टू मी शायद आईबीपीएस पीओ का मेंस भी 30 नवंबर को ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि फॉर्म कम भरे बच्चे, क्योंकि पीओ का मेंस भी उसी दिन है और इसका जो प्री है वो भी उसी दिन है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये हो सकता है कि पीओ का जो मेंस है वो पहली शिफ्ट में हो जाए, सुबह सुबह हो जाए, और ये दोपहर में या शाम को एग्जाम हो। तो ऐसा हो सकता है, बट बेनिफिट तो है कि उस दिन मेंस भी है और ये भी है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस की वजह से इसको ना भरे शायद, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एनआईसीएल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट 500 वैकेंसीज। मिलते हैं अगली क्लास में एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।